Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Zahid Nazir. This is biology classroom, Superb Academy Hyderabad. Dear students, in previous lecture हम लोगों ने ब्रांचेस पढ़ी थी। पहले तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी किया, वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमने पढ़ी, वो ब्रांचेस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके सिलेबस के अंदर मौजूद हैं या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, या वो ब्रांचेस जो कि मोस्टली आपके एंट्री टेस्ट में जिस पे क्वेश्चनिंग आती है, वो ब्रांचेस हमने नियर बाय तकरीबन 36 ब्रांचेस हमने स्टडी की थी। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस हैं, लेकिन हम वो डिस्कस करेंगे जो हमारे एंट्री टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज का जो हमारे पास लेक्चर है दैट इज लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो लाइफ है, हमारे इस बायोस्फीयर में, इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो लाइफ है, इसकी ओरिजिनेशन क्या है, लेवल वाइज किस तरह ओरिजिनेट हुई है, जिसे हम कहते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें तो हमारे पास एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, तो यू नो वेरी वेल केमिकल्स आर मैटर एंड मटेरियल्स। क्या है इसको आप क्या कह सकते हैं? केमिकल्स को मैटर और मटेरियल्स का नाम भी हम देते हैं। तो जब मैटर एंड मटेरियल्स की बात हम करते हैं तो याद रखिएगा, किसी भी मैटर, मटेरियल या केमिकल्स का जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज द एटम। तो हमारे जो लेवलाइजेशन है लाइफ की, वो कहां से स्टार्ट हो रही है? वो हो रही है एटम से। तो याद रखिएगा, जो केमिकल्स होते हैं दे आर बेस्ड अपॉन एटम्स। एटम्स को अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो याद रखिएगा, किसी भी एटम के दो पार्ट होते हैं और एटम को हम नाम देते हैं व्हाट? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मटेरियल्स, किसी भी केमिकल का जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है या यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज द एटम। अब एटम जो है, बेसिकली एटम के दो पार्ट होते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें, आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं कि एक पार्ट हमारे पास दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। व्हाट कॉल्ड? सो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर हमारे पास आते हैं शेल्स एज वेल एज दी सब शेल्स। शेल्स एंड सब शेल्स आते हैं, जिनको हम ऑर्बिटल्स का नाम भी देते हैं। और न्यूक्लियस का जो रीजन है, सेंट्रल रीजन है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब हम जब बात करते हैं एटम की और हम नाम देते हैं बेसिक यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस है, तो एटम बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर बेस करता है, जिन्हें हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि इन केस ऑफ एटम नियर बाय बताए जाते हैं। केमिस्ट्री के आपने सिलेबस में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री साजर आपको बताया होगा कि 32 पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें से 31 इन द न्यूक्लियस और 1 इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। लेकिन आउट ऑफ 32, 3 आर बेसिक और वी कैन से दैट फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब इन फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में मौजूद होते हैं, शेल्स एंड ऑर्बिटल्स में। और जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब आप देखें, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन शेल्स के अंदर ओनली इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है दैट इज द नेगेटिव। क्योंकि आपने रदरफोर्ड थ्योरी पढ़ी होगी तो बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, या ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे आपने केमिस्ट्री में, तो आपको बताया जाता है कि जो चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर दैट इज नेगेटिव। तो याद रखना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन हमेशा कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जिसमें शेल एंड सब शेल आते हैं दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड कहा जाता है।
और इन केस ऑफ न्यूक्लियस जिसे हम नाम देते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों पॉजिटिवली चार्ज्ड? क्योंकि हमारे पास इन केस ऑफ द न्यूक्लियस अब न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं है, नल चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि गोल्डस्टेन नामी साइंटिस्ट ने क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में यह साबित किया था कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके चार्जेस अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए हैं। न्यूट्रॉन नल चार्ज है, ओनली प्रोटॉन, तो प्रोटॉन एक ही है पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो चार्ज शो कर रहा है न्यूक्लियस में। इसलिए किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होता है रीजन होता है दैट इज द नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो अब जब हमें पता चल गया कि फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलकर बनाते हैं एटम्स, और एटम्स की जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं एटम की, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, जिनमें अगर हम बात करते हैं, जब हम एटम्स की बात करेंगे तो एटम्स बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम ने मिलकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स बनाया। तो जब हम मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लेते हैं तो याद रखिएगा इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास एग्जांपल है CO2, H2O, इसी तरह हमारे पास और बहुत सारे एग्जांपल हैं मॉलिक्यूल्स की। जब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जब दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो केमिकली दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स याद रखिएगा क्योंकि हमने मूव करना है स्पेशली बायोलॉजी की तरफ, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब एक तो था इनऑर्गेनिक और दूसरा कौन सा है, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की बात करें तो जब वो मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ ना हो उन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक्स। इस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दे आर इनऑर्गेनिक्स। लेकिन ऑर्गेनिक की निशानी ये है कि कार्बन एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। जब कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है और या एटम है तो हमारे पास, और कोवैलेंटली बॉन्डेड करें किसके साथ, कोवैलेंटली बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन। किससे बॉन्ड करें, लाइक दिस, क्योंकि डैश से शो करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को। तो हमारे पास जब कोवैलेंटली बॉन्ड करें कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो बनते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं हम लोग। और एक चीज याद रखिएगा, बायोलॉजी के हवाले से याद रखिएगा कि जितने भी ऑर्गेनिक्स बनते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में वो इनऑर्गेनिक से ही बन रहे होते हैं। स्पेशली लाइफ के हवाले से देखा जाए तो हमारे जो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल हैं वो इनऑर्गेनिक से मिलकर बनते हैं। जैसा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक्स लाइक ग्लूकोज, लाइक अमीनो एसिड, लाइक fatty acids, okay, and number of other molecular subunits organic। तो बेटे जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तो यहां पर हम जो एग्जांपल लेंगे हम उन मॉलिक्यूल्स की लेंगे जो हमारे पास बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हैं। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज, हमारे पास एग्जांपल है दी फैटी एसिड्स, हमारे पास एग्जांपल है ग्लाइसिरॉल, हमारे पास एग्जांपल है न्यूक्लियोटाइड्स। अब बेटा याद रखिएगा इन मॉलिक्यूल्स को जो हम नाम देते हैं हम इन्हें नाम दे रहे होते हैं, याद रखिएगा कि दैट इज दी, इन्हें हम नाम देते हैं सब यूनिट्स। अब सब यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके मिलकर बनने से बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसलिए इन्हें सब यूनिट कहते हैं। जिस तरह ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, फैटी एसिड ग्लाइसरॉल मिलकर लिपिड बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन्स।
तो सब यूनिट भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। इन्हें माइक्रोमॉलिक्यूल इसलिए कहा जाता है कि इन्हें इंडिपेंडेंटली हम देख नहीं सकते, माइक्रो साइज होते हैं, इसलिए माइक्रोमॉलिक्यूल्स। और इन्हें एक और नाम देते हैं मोनोमर्स। क्या नाम देते हैं? मोनोमर्स। ये तीनों नाम आपने एंट्री के हवाले से याद रखने हैं। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमर। आपको कोई एग्जांपल दे दी, बाकी सारे पॉलीमर होंगे, एक मोनोमर होगा जो आपने आइडेंटिफाई करना है। तो मोनोमर, मोनो मीन्स सिंगल एंड मर्स मीन्स मॉलिक्यूल्स। ओके, तो सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल है, हम इनको फर्दर नहीं तोड़ सकते। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये एटम्स में चले जाएंगे, एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे, इसलिए इनको मोनोमर कहते हैं। अब हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि वो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन सब यूनिट मॉलिक्यूल मोनोमर्स हमने देखे। अब ये मोनोमर्स है तो मॉलिक्यूल्स, जब ये मोनोमर आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं पॉलीमर्स। क्या बनाते हैं? जिसकी कॉमन मिसाल आप देखें यहां पर कि हमारे पास जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म एज कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह जब बहुत सारे जो है वो मॉलिक्यूल मिलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, बहुत सारे मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो ये बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड से आप बाखूबी वाकिफ हैं, मेन न्यूक्लिक एसिड्स आपकी बॉडी में आरएनए एंड डीएनए। इसी तरह हमारे पास जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिल रहे होते हैं तो ये अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन्स। क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। इसी तरह जब फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक करते हैं तो ये बनाते हैं लिपिड्स। क्या बना रहे हैं? दे फॉर्म लिपिड्स। अब इन्हें अब तो क्लियर हो गया कि इनको सब यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके मिलकर बनने से पॉलीमर बन रहे हैं। अब इन्हें इसलिए सब यूनिट कहा गया और इन्हें हम नाम देंगे पॉलीमर्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि मोनोमर मिलकर बनाते हैं पॉलीमर्स। इसका दूसरा नाम हम रखते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज। और तीसरा नाम हम इसका रखते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसलिए इनको बायोलॉजिकल या बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर रोल कर रहे होते हैं, इसलिए इनको बायोमॉलिक्यूल भी कहेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कहेंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल भी कहेंगे, और इसे पॉलीमर भी कहते हैं या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। अब याद रखिएगा ये तो थे हमारे पास पॉलीमर्स, यानी मोनोमर से मिलकर बनाए पॉलीमर्स। अब जब ये पॉलीमर बायोमॉलिक्यूल, क्या नाम है? बायोमॉलिक्यूल। गौर कीजिएगा, बायोमॉलिक्यूल्स। जब ये बायोमॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, याद रखिएगा आपने पढ़ा होगा कि वाटर इज अबाउट 70 to 90% ऑफ लाइफ। ओके, अब जब ये बायोमॉलिक्यूल्स डिफरेंट प्रोपोर्शन में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द लिविंग सिस्टम, नॉट आउटसाइड द लिविंग सिस्टम, इन द लिविंग सिस्टम, जब डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस में जाते हैं तो ये बनाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बनाते हैं? दे फॉर्म सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बनाएंगे? दे फॉर्म सेल ऑर्गेनेल्स एज वेल एज वी कैन से दैट सेलुलर पार्ट्स। सेलुलर पार्ट्स, सेल के पार्ट्स बनाएंगे। अगर आप बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लियस, देन हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, देन गोल्जी बॉडीज। इस तरह बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स और सेलुलर कंपोनेंट एज वेल मेम्ब्रेन्स। अब जब ये सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेलुलर पार्ट्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सेल। क्या बनाते हैं? दे फॉर्म सेल। और सेल को आप याद रखिएगा हम नाम देते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या नाम किसको क्या लिखेंगे डेफिनेशन वाइज? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या नाम देते हैं हम लोग? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
लाइफ का नाम देते हैं। तो लाइफ की बेस क्या है? सेल। याद रखना, विदाउट सेल कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। आइदर यूनिसेलुलर, आइदर मल्टीसेलुलर, आइदर प्रोकैरियोटिक, आइदर यूकैरियोटिक, सेल का होना लाजमी है। जिस तरह इस बिल्डिंग को बनने के लिए ईंटों का यानी ब्लॉक्स का होना मस्ट है, विदाउट ब्लॉक्स ये बिल्डिंग तैयार नहीं होगी, इसी तरह कोई भी लाइफ, कोई भी जानदार सेल के बगैर वजूद में नहीं आ सकता। तो इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट का नाम देते हैं। हम क्या नाम देते हैं? फंक्शनल यूनिट्स का नाम देते हैं। अब यहां पर हम सेल की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल की एग्जांपल में प्लांट सेल, एनिमल सेल, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ह्यूमन बायोलॉजी की तरफ ले जाऊं तो हमारे पास नर्व सेल्स, और वी कैन से दैट न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन क्या है? इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी एक सेल है। इसी तरह हमारे पास मसल सेल्स, इसी तरह हमारे पास अगर बात करें एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स, तो इसमें हम थोड़ा सा मैं आपको यहां डायग्राम्स का सहारा दूं कि बेटा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एक नर्व सेल है, एक न्यूरॉन है जो क्या बना रही है? ये एक सेल है जिसको हम नाम देते हैं, अब इसके अंदर सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स होंगे। ये इसका पार्ट रीजन कहलाता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, दिस इज कॉल्ड सोमा, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। अब ये है क्या? ये एक सेल है। इसी तरह मसल सेल्स और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स। अब जब सेल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म टिश्यूज। क्या बना रहे हैं? अब सेल आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे टिश्यूज, जिसकी एग्जांपल हम लें। अब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स? सिमिलर सेल्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। जिसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास नर्वस टिश्यूज, जिसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास कार्डिक टिश्यूज, जिसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास मसल टिश्यूज, एक्सेट्रा। बहुत सारे टाइप के टिश्यूज मौजूद हैं। जिस तरह जब बहुत सारी न्यूरॉन्स मिलती हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं? नर्वस टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। जब ये नर्वस टिश्यूज, डिफरेंट नर्वस टिश्यूज मिलते हैं तो ये बनाते हैं व्हाट? ये बनाते हैं ऑर्गन। अब हमने जिक्र करना है ऑर्गन का। ऑर्गन में हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है ब्रेन, हमारे पास एग्जांपल है लिवर, हमारे पास एग्जांपल है हार्ट। ये सारे क्या हैं? दीज आर दी ऑर्गन्स। अब फॉर एग्जांपल जब बहुत सारी नर्वस टिश्यूज थे, यहां पर ये हमारे पास बहुत सारे नर्वस टिश्यूज मौजूद थे। ये नर्वस टिश्यूज जब कंबाइन होंगे तो ये बनाएंगे ऑर्गन। फॉर एग्जांपल यहां पर हम बात करते हैं ब्रेन की। दिस इज लाइक दिस, दिस इज द ह्यूमन ब्रेन। जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो दिस इज ह्यूमन ब्रेन। अब ब्रेन क्या है? एक ऑर्गन है। क्या है? एक ऑर्गन है, क्योंकि बहुत सारे नर्वस टिश्यू मिलकर ब्रेन बना रहे हैं। इसी तरह जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ये ऑर्गन सिस्टम की अगर आप एग्जांपल ले तो आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, एज वेल एज नर्वस सिस्टम, एज वेल एज हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, एज वेल एज हमारे पास नंबर ऑफ अदर सिस्टम्स आर देयर। अब यहां पर मैं मिसाल देता हूं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो आपके माउथ से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? इन केस ऑफ दी व्हाट? एनस तक। दिस इज दी GI सिस्टम, दिस इज माउथ,
दिस इज एनस, दैट इज लास्ट ओपनिंग। ठीक है, अब इसमें दौरान बहुत सारे ऑर्गन्स आ रहे हैं। अब ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। इस तरह प्लांट्स में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। इस तरह अदर एनिमल की बात करें तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो जब बहुत सारे सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो दे फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। जिसकी मैं अक्सर मिसाल देता हूं, तो जब बहुत सारे सिस्टम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? अनिल कपूर बना देते हैं। तो इसमें क्या बनेगा? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। फॉर एग्जांपल वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्लांट भी है। अब इसमें क्या होता है? सिस्टम कोऑर्डिनेशन होती है। क्या होती है? सिस्टम कोऑर्डिनेशन होती है। इसमें हमारे पास एग्जांपल अगर हम बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस एंड ह्यूमन बीइंग। हमारी बॉडी के अंदर जब बहुत सारे ये सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब याद रखिएगा कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि मॉर्फोलॉजिकली सेम, फिजियोलॉजिकली सेम एंड दे कैन इंटरब्रीड, दे आर कॉल्ड स्पीशीज। उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम नाम देते हैं स्पीशीज। तो स्पीशी क्या है? ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल लैंग्वेज में हम लिखेंगे ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि अब मॉर्फोलॉजिकली सेम एंड फिजियोलॉजिकली सेम। अब जाहिर सी बात है इंटरब्रीड वो ही करेंगे जो कि मॉर्फोलॉजिकली सेम हो और फिजियोलॉजिकली भी सेम हो। तो याद रखिएगा कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम स्पीशी का नाम देते हैं। अब जिस तरह इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पाया जा रहा है, सबकी स्पीशी एक है। दोनों अपोजिट सेक्स को अगर हम क्रॉस करते हैं या वो लिंक करते हैं तो वो बनाते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जिस तरह मियाँ बीवी जब शादी करते हैं तो क्या बच्चे पैदा करते हैं? फैक्ट है, सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म है तो क्या बनेगा? तो उसे हम स्पीशी का नाम देते हैं। तो ग्रुप ऑफ, जिस तरह हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज, एग्जाम्पल हमारे पास ह्यूमन स्पीशीज, ह्यूमन स्पीशी है। इस तरह प्लांट्स में बहुत सारी स्पीशीज हैं। तो जब स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज के मेंबर को अगर हम किसी खास एरिया में काउंट करें, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जिसकी कॉमन मिसाल आपके सामने, बेटा याद रखिएगा, अब इस क्लासरूम के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, वी ऑल आर ह्यूमन। हमारी मॉर्फोलॉजी सेम, हमारी फिजियोलॉजी सेम, हम इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी स्पेसिफिक रीजन के अंदर किसी भी स्पीशी के मेंबर्स को काउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जिस तरह हम काउंट करते हैं ह्यूमन बींग्स को इन हैदराबाद, तो हम कहते हैं हैदराबाद की इतनी पॉपुलेशन है। किसी गार्डन के अंदर हम प्लांट्स को काउंट करते हैं, हम कहते हैं इस गार्डन के अंदर इतने प्लांट्स की पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन किसे कहते हैं? दी मेंबर्स ऑफ species in the particular area। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो नंबर या मेंबर्स ऑफ स्पीशी को जब हम काउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। जिस तरह वी कैन से दैट दी लतीफाबाद यूनिट नंबर 7 जो पॉपुलेशन है दैट इज 10,000 या 5,000 या 3,000, या हैदराबाद की पॉपुलेशन हम लगाएं या किसी भी रीजन की पॉपुलेशन लगाएं। पाकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन में क्या काउंट करते हैं हम? मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं और उसी में आप गधे, घोड़े या जो भी अदर एनिमल है उसको काउंट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सेम स्पीशी के मेंबर होना लाजमी है और किसी भी जगह पर है तो वो पॉपुलेशन कहलाएंगे। अब पॉपुलेशन, जब डिफरेंट पॉपुलेशन मिलती है तो बनाती है कम्युनिटी। क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ग्रुप ऑफ population or species interacting within same area। जब बहुत सारी पॉपुलेशन
मिलती हैं तो ये पॉपुलेशन क्या बनाती हैं? ये पॉपुलेशन बनाएगी कम्युनिटी, और कम्युनिटीज जब अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से एक्ट करती हैं तो दे फॉर्म इकोसिस्टम। क्या बनाएंगी? इकोसिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि हम एंट्री टेस्ट पढ़ रहे हैं तो इसलिए लंबी चौड़ी थ्योरेटिकल बातें करना लाजमी नहीं है। जब हम बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों टर्म से आप वाकिफ हैं, बायोटिक मीन्स लिविंग बींग्स और एबायोटिक मीन्स एनवायरमेंटल फैक्टर। तो जब कोई भी लिविंग बींग्स, कोई भी कम्युनिटीज अपने एनवायरमेंट से इंटरलिंक करती हैं तो दे फॉर्म इकोसिस्टम, जिसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारी जो है वो अगर आप दें तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, बहुत सारी स्पीशीज पाई जा रही हैं, एज वेल एज द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, देन डेजर्ट इकोसिस्टम, fresh water ecosystem as well as the desert ecosystem। इसी तरह हमारे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम और डिफरेंट टाइप इकोसिस्टम हमारे इस यूनिवर्स में पाए जा रहे हैं। अब जब इस यूनिवर्स के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे इकोसिस्टम कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। क्या बनाएंगे? इसको सिंपली कह सकते हैं the region of earth surface inhabited by living beings। ओके, यानी इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स जब इस पूरी यूनिवर्स के इकोसिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं बायोस्फीयर। इसे लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है, इसे जानदारों की दुनिया कहते हैं। तो ये हमारे पास थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा कि जो लाइफ का बेस है, जब हमने कहा केमिकल्स हैं तो इट मींस जो लाइफ स्टार्ट होती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, और पार्टिकल्स मिलकर एटम बनाया। एटम से हमने देखा मॉलिक्यूल्स बने। मॉलिक्यूल की दो टाइप्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के मिलने से लिविंग सिस्टम में ऑर्गेनिक्स बने। हमने देखा ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, जिन्हें हमने नाम दिया सब यूनिट, मोनोमर्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स। इसी तरह इन्हीं माइक्रोमॉलिक्यूल सब यूनिट के मिलने से क्या बने? पॉलीमर्स बने। जब पॉलीमर्स बायोमॉलिक्यूल्स वाटर के साथ बाय डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस मिलेंगे तो सेलुलर कंपोनेंट, सेल ऑर्गेनेल्स बनाए गए, और जब सेल ऑर्गेनेल, सेलुलर कंपोनेंट एक साथ होंगे तो बनाएंगे सेल। सेल डिफरेंट टाइप्स के। देन सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज। टिश्यूज मिले तो बने ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म सेम टाइप के हैं, इंटरब्रीडिंग है, स्पीशीज बना दिया। जब स्पीशीज के मेंबर को काउंट किया किसी रीजन में, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिली तो कम्युनिटी। जब कम्युनिटी में पाए जाने वाले लिविंग बीइंग यानी बायोटिक्स ने एनवायरमेंटल फैक्टर एबायोटिक से इंटर कनेक्शन किया, इंटर रिलेशन किया तो बनाया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बहुत सारी एग्जांपल हमने आपको दी कि फ्रेश वाटर, डेजर्ट इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, सवाना, XYZ। जब इस बायोस्फीयर के सारे इकोसिस्टम मिल गए तो इसने क्या बना दिया? एक बना दिया बायोस्फीयर, यानी पूरा रीजन हमारी अर्थ सरफेस का जो डिफरेंट इकोसिस्टम या लिविंग बीइंग से इनहैबिटेड है या कवर्ड है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम नाम देते हैं बायोस्फीयर। तो ये हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, जिससे हमें अंदाजा हुआ कि हमारी जो लाइफ है अगर इसकी बेसिस वाइज देखा जाए तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से लेकर एक बायोस्फीयर तक जितनी भी लेवलाइजेशन है, जहां जहां जिन जिन स्टेजेस से, जिन जिन लेवल से पास होती हुई ये बायोस्फीयर तैयार हुई है, इन सारी लेवल्स को हम नाम देते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ एंट्री टेस्ट क्लासेस आपके यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस निकलते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इस तरह इकोसिस्टम के हवाले से पूछा जा सकता है, बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर के हवाले से, एज वेल एज हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स के हवाले से क्वेश्चन किया जा सकता है, स्पीशीज पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने इसको कीनली स्टडी करना है। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द biological methods.